नमस्कार। हिंदी हिंदुस्तान की सहज सरल अति सुंदर है। हिंदी है भारत की भाषा, हिंदी है जनगण की भाषा, हिंदी है जनमन की भाषा। 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। 15 अगस्त 1947 को जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी, एक भाषा के रूप में हम राजकाज की भाषा के रूप में किसे स्वीकृत करें। और फिर एक लंबी प्रक्रिया और उसके बाद 14 सितंबर 1949 का वो दिन जब हम लोगों ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की। और आज लगभग 73 वर्ष के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं, हमारी क्या स्थिति है, इन्हीं कुछ विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी अधिकारी डॉक्टर विचित्र सेन गुप्त जी आमंत्रित हैं। नमस्कार। नमस्कार जी विचित्र जी, आप ये बताएं कि अभी जो हिंदी की वर्तमान स्थिति है, उसकी जो यात्रा है जो हम लोगों ने 14 सितंबर 1949 को शुरू की थी, अभी आप उसको किस रूप में देखते हैं? जी, सर्वप्रथम भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के उपरांत यह समस्त भारतीयों का, विशेष रूप से उन लोगों का जो केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत थे और हैं, उनका दायित्व बना कि वो देश की राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा अर्थात हिंदी को गति दें, इसका प्रचार प्रसार करें, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। इस उद्देश्य से सर्वप्रथम इसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। तदुपरांत इसका समुचित क्रियान्वयन हो सके और संविधान की भावना के अनुरूप इसका हम लोग उपयोग करें दैनिक जीवन में, कार्यालय के कामकाज में या अन्य क्षेत्रों में। इस उद्देश्य से जून 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसे हिंदी के कार्यान्वयन का, खास करके कार्यालयीन हिंदी के कार्यान्वयन का राजभाषा के क्रियान्वयन हेतु दायित्व सौंपा गया। तब से हमने एक लंबी यात्रा तय की है। निसंदेह हिंदी आज़ादी से पहले भी इस देश में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती थी और आज भी लाई जा रही है, किंतु कार्यालयों में प्रयोग की स्थिति थोड़ी उससे भिन्न है, क्योंकि हमें विरासत में अंग्रेजी में कार्य करने का माहौल मिला था, उसे बदलने में थोड़ा समय लगना था। किंतु भारत सरकार की जो नीतियां हैं इसके क्रियान्वयन को लेकर, इसके प्रचार प्रसार को लेकर, उससे काफ़ी बदलाव आया है और हमने राजभाषा के क्रियान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब ऐसी स्थिति नहीं रही कि कार्यालयों में हिंदी के उपयोग के लिए लोगों को कहना पड़े, प्रेरित करना पड़े। अब स्वतः लोग हिंदी में काम करते हैं। हाँ, इसकी गति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। उनमें से मैं कुछ बिंदुओं पे अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा कि हम लोग इसके प्रचार प्रसार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि देखने में आता है कि अन्य योजनाओं की तरह योजनाएं कितनी भी अच्छी बने, यदि उसका क्रियान्वयन योग्य लोगों के हाथों में न हो या उसे हम अपने हृदय के निकट न रखें तो हम उसमें सफल नहीं हो पाते। जी 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 विचित्र सेन जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि आरंभ में हिंदी को शिक्षा मंत्रालय के साथ रखा गया था, बाद में इसे गृह मंत्रालय के यहाँ है और राजभाषा विभाग स्थापित की गई और बहुत सारे कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति हुई और हिंदी का संवर्धन हुआ है। और आपने ये भी कहा कि आरंभ के दिनों में हिंदी की जैसी भी स्थिति हो, लेकिन 73 वर्षों के बाद जहाँ हम पहुँचे हैं संतोषजनक है। तो इस संदर्भ में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं कहीं ये हिंदी सप्ताह के रूप में, हिंदी पखवाड़ा के रूप में और हिंदी माह के रूप में भी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में या फिर और भी जो सरकारी जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ किस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं? जी, न केवल शैक्षणिक संस्थानों में बल्कि देश भर के केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, चाहे उनका स्वरूप जो भी हो, चाहे वो वाणिज्यिक प्रकृति के हों, शैक्षणिक संस्थान हों, बीमा कंपनियां हों, पत्तन हों, जो भी कार्यालय हों, हर जगह अपनी कार्य की प्रकृति के अनुरूप हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सितंबर महीने में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के कार्यालयों में केवल उत्तर भारत के लोग या हिंदी भाषी व्यक्ति ही सेवाएं अपनी नहीं दे रहे हैं,
तो जो लोग हिंदी तर क्षेत्र के हैं और जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो भी हिंदी में सहज अभिव्यक्ति कर सकें, इसके लिए उनको अनुकूल माहौल मिले, इसके लिए वो प्रेरित हों, इस उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, संभाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं, कार्यालयीन पत्राचार, टिप्पण लेखन प्रतियोगिताएं, और जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिताएं, कविता पाठ प्रतियोगिताएं इत्यादि का आयोजन किया जाता है, ताकि यह केवल कार्यालयों तक ही सीमित न रहे, बच्चों में, जनमानस में इसका प्रचार प्रसार बढ़े, और निश्चित रूप से इन सब से हिंदी के प्रचार प्रसार को गति मिली है। जी जी। हिंदी को लेकर जैसा कि आपने कहा कि जो हिंदी भाषी हैं और जिनकी भाषा हिंदी नहीं है, मातृभाषा खासतौर से हिंदी नहीं है, उनके लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो थोड़ी जानकारी हम जरूर चाहेंगे कि हिंदी को लेकर पूरे देश को कितने क्षेत्र में बांटा गया है और किस रूप में बांटा गया है? जी, भाषाई दृष्टि से हमारे देश को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। मोटे तौर पर देखें तो क, ख, ग 3 क्षेत्र हैं। क के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जिन प्रांतों की भाषा में हिंदी बोली, पढ़ी लिखी, समझी जाती है और मुख्य भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग जन सामान्य में, व्यवहार में आता है। उनमें उत्तर भारत के राज्य हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर, हिमाचल प्रदेश, ये क क्षेत्र के अंतर्गत है। जिन क्षेत्रों में हिंदी को लोग समझते हैं, बोलते हैं, किंतु व्यवहार में लाने में थोड़ी असहजता महसूस होती है, उन प्रांतों को ख क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। और यह सौभाग्य की बात है, या इससे अच्छी बात कह सकते हैं कि इनमें बहुत ही कम प्रांत रखे गए। गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, और इनके अतिरिक्त जिनका अभी मैंने उल्लेख किया, इनको छोड़ के जितने भारत के प्रांत क्षेत्र हैं उनको ग क्षेत्र में रखा गया। और भाषाई विभाजन का मुख्य आधार ये रखा गया कि हम क्रियान्वयन का एक स्तर तय करें, लक्ष्य निर्धारित करें। जो हिंदी में पहले से ही सहज हैं, हिंदी भाषी प्रांत हैं, उनको थोड़ा हम ज़्यादा लक्ष्य दें। ख क्षेत्र में जो आते हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है किंतु हिंदी के बहुत निकट हैं, वो भी हिंदी को अच्छे से अपनाएं, उनका उपयोग करें, उनको ख क्षेत्र में रखा गया। और जिनकी भाषाओं की उत्पत्ति का आधार द्रविड़ियन शैली थी, अर्थात तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, मलयालम, जी, इन भाषा भाषी प्रांतों के लिए ग क्षेत्र निर्धारित किया गया। और उनके लिए यथा तुलना में क और ख क्षेत्रों की तुलना में थोड़े सरल लक्ष्य निर्धारित किए गए। जैसे पत्राचार को बात करें, क्योंकि कार्यालय, राजभाषा से तात्पर्य हम कार्यालय के कामकाज की भाषा से ही लेते हैं। और जब हम हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हिंदी अपने आप में बहुत व्यापक है। इसका हजारों साल का इतिहास है। इसमें संत साहित्य से लेकर आज तकनीकी साहित्य तक उपलब्ध है। किसी ज़माने में हिंदी में साहित्य की अनुपलब्धता का रोना रोया जाता था कि हिंदी में स्तरीय पुस्तकें नहीं हैं, हिंदी भाषी बच्चे पिछड़ जाते हैं प्रतियोगिताओं में, या उनको सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाता, भले वो प्रतिभावान हों। ये चीज़ें थी, किसी समय कुछ हद तक सही भी थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। हिंदी में स्तरीय पुस्तकें हैं, हिंदी में कृषि की, तकनीकी की, चिकित्सा की पढ़ाई हो रही है। और इसमें एक नई पहल हमारे IIT BHU ने किया है कि वो बीटेक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में हिंदी माध्यम से पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम वगैरह तैयार कर रहे हैं। और हिंदी को समर्पित हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा है, वहाँ पर पर्यटन, दर्शन, तकनीकी इत्यादि तमाम विषयों की पढ़ाई हिंदी माध्यम से होती है। और वहाँ के बच्चे वहाँ से अध्ययन करने के उपरांत देश विदेशों में सेवाएं भी दे रहे हैं और उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारी हिंदी बहुत ही समृद्ध, सशक्त हो गई है। और चूँकि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है बहुत अधिक है, तो एक हम बाज़ार के रूप में विकसित हुए हैं। तो एक बात हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा
कि सरकार के प्रयासों से हिंदी का उतना विकास प्रचार प्रसार नहीं हुआ जितना कि जनमानस की आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ। क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनको अपने उत्पाद बेचने हैं, तो बहुसंख्यक या जो हम ग्राहक के रूप में अपने को देखें तो हमारे यहाँ जो इतना बड़ा ग्राहक वर्ग है उसको सेवाएं उनकी भाषा में उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का बहुत विकास हुआ। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, सीडेक पुणे, गूगल, बहुत सारे ये है इत्यादि तकनीकी जो कंपनियां। अच्छा विचित्र सेन जी, जैसा कि अभी आप कर रहे थे कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, अभी आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात की कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम लोगों ने हिंदी को शामिल किया है, और जो दूसरे सेक्टर हैं, आपने बाज़ार की बात की, और निश्चित रूप से बाज़ार जिस विषय का होगा, जिस भाषा का होगा, हम उस भाषा में काम करेंगे। आपने माइक्रोसॉफ्ट की भी अभी बात आपने की। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जैसे आपने क्षेत्रों की बात की, क ख ग, तो ग क्षेत्र के लोगों के लिए भी कुछ प्रशिक्षण आदि की भी बात चल रही है, तो हम चाहेंगे कि आप प्रशिक्षण के बारे में बताएं कि किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। राजभाषा हिंदी का समुचित क्रियान्वयन हो, इसके लिए राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय कार्यान्वयन निदेशालय हैं। ये देश के विभिन्न महानगरों में स्थित हैं, कलकत्ता में, दिल्ली में, जयपुर में, गुवाहाटी में, बम्बई में। तो वहाँ से क्रियान्वयन के लिए अलग अलग स्तर पे किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता ये थी कि हम सब कुछ कर तो ले, लेकिन आखिर इसका हिंदी में उपयोग बढ़े कैसे। जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो वो कैसे हिंदी को सरलता से स्वीकार करें। तो सरकार ने प्रशिक्षण का तरीका निकाला, और ये शुरुआती दौर से ही 1972 से ही प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। और गैर भाषी जो कार्मिक हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप वैयक्तिक वेतन वृद्धि दी जाती है और एक मुफ्त पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अच्छा विचित्र सेन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत ही संक्षेप में कि अभी इतने वर्षों के बाद, 73 वर्षों के बाद, हिंदी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुत ही संक्षेप में। सर, जहाँ तक देखें तो हिंदी के समक्ष चुनौती यही है कि इसको ऊपर से नीचे आनी चाहिए। आम जनमानस, सामान्य जन हिंदी का प्रयोग पहले भी करता था, आज भी करता रहा, लेकिन जब हम कार्यालयों के संदर्भ में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम प्रायः अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं। यदि हमारे बड़े अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी हिंदी को अपनाएं, हिंदी में लिखें, तो नीचे वाले अपने आप अपनाएंगे। मुख्य रूप से हमारी समस्या यही चुनौती है। और बाकी जो चीज़ें हैं, अब गौड़ हो गई, टाइपिंग करना, अनुवाद करना, इसके लिए इतनी तकनीक विकसित हो गई कि आप बोल के टाइप कर सकते हैं। अब अनुवाद के लिए भाषांतरण, कंठस्थ तकनीकी का उपयोग राजभाषा विभाग ने ईजाद किया, उसका प्रशिक्षण दे रहा है। और भाषा का मानकीकरण कर दिया गया। मानकीकरण एक बहुत अच्छा कदम था, इसको सहज बनाने में, इसको सर्व स्वीकार्यता प्रदान करने में। क्योंकि हमने देखा कि अ के लिए पहले 2 रूप प्रचलित थे, ड़ के लिए 2 रूप प्रचलित थे, झ के लिए थे, तो ये हुआ अब उन सबों को एकीकृत कर दिया गया। हाँ, एक मानक बना दिया गया। इसका उद्देश्य वही था कि जिनकी मातृभाषा नहीं, वो भी सहज रूप से समझ सकें और उसको आत्मसात कर सकें। तो हिंदी के विकास में एक लंबी यात्रा रही है। जैसा कि अभी विचित्र सेन जी ने कहा कि हिंदी हजारों वर्षों की संस्कृति से उत्पन्न भाषा है, हमारे संतों की भाषा रही है, हमारे ऋषि मुनियों की भाषा रही है, हमारे फ़कीरों की भाषा रही है हिंदी, और स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मैं उसी भाषा में लोगों से संवाद करना बेहतर मानता हूँ जो सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, और वो निश्चित रूप से हिंदी है। तो हिंदी 14 सितंबर 1949 को जब हमने इसे आत्मसात किया था, एक 73 वर्षों की यात्रा में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। कई क्षेत्रों में हमने विकास किया है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मोबाइल आज हमारे साथ हिंदी के विकास में बहुत सहभागी हो रहा है, हमारा साथ दे रहा है। तो आज हिंदी के विकास के बारे में, हिंदी पखवाड़ा में के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विचित्र सेन गुप्त जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।